नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही खुशहाल और प्रसन्नचित होंगे। क्यों नहीं, प्रसन्नचित होना व्याकरण सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप खुशहाल होंगे तो व्याकरण बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। और दोस्तों, हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं जो हिंदी व्याकरण में बहुत ही अहम भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके बिना हिंदी व्याकरण के किसी भी वाक्य की पूर्ति नहीं हो सकती। वो कोई भी वाक्य सार्थक हो ही नहीं सकता। अगर सार्थक होगा तो यह बहुत ही अनुपयुक्त कहलाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो सार्थक नहीं हो सकता। उसके पहले आइए दोस्तों, हम सीखते हैं कि अव्यय है क्या। अव्यय जैसा नाम से ही जाहिर है, अ प्लस व्यय, अ प्लस व्यय। अर्थात अ का अर्थ होता है हिंदी में नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं, और व्यय का अर्थ होता है, सभी जानते हैं, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। क्या होता है दोस्तों? खर्च करना। तो जो कभी खर्च ना हो, पूरा मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? जो कभी खर्च ना हो। अर्थात हिंदी व्याकरण में क्या खर्च होता है? हिंदी व्याकरण में कोई खर्च होता है ना कुछ बचता है। हाँ दोस्तों, ध्यान देना, इसको खर्च नहीं होने का मतलब है कि उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना, स्वरूप ना बदलना। अर्थात अव्यय का प्रयोग कहीं भी किसी भी वाक्य में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में, किसी भी तरीके के वाक्य में अगर अव्यय की प्रस्तुति होगी, अव्यय का प्रयोग होगा, तो उसके अर्थ में, उस अव्यय के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना कि और संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के अतिरिक्त, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अतिरिक्त जितने भी बाकी अंश हैं, जितने भी बाकी अंश क्या रह जाते हैं दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अतिरिक्त क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण भी अव्यय ही है, विस्मयादि बोधक अव्यय। बाकी चार अंश आपके रह जाते हैं जो अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। अब ध्यान देना कि अव्यय में कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, अव्यय में कुल 4 भेद होते हैं। पहला हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया संबंध बोधक, और पहला हो गया क्या दोस्तों? क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया संबंध बोधक। क्या? संबंध बोधक। तीसरा हो गया दोस्तों समुच्चय बोधक, और चौथा हो गया दोस्तों विस्मयादि बोधक। इसी 4 के ऊपर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए कि क्रिया विशेषण है क्या। क्रिया विशेषण है क्या? तो दोस्तों, वाक्य में क्रिया जरूर होती है, कर्ता होता है, क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, और कुछ अन्य शब्द भी होते हैं। जो क्रिया है, क्रिया का मतलब आप सभी जानते हो। क्रिया मतलब जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाए। जैसे मोहन आम खा रहा है, तो खा रहा है शब्द से कार्य का होना पाया जा रहा है। तो अगर इसमें क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। मोहन आम खा रहा है, बहुत ही सिंपल, सरल साधारण सेंटेंस है। अगर इसमें दूसरा कोई शब्द प्रयुक्त होता है, किस तरीके से प्रयुक्त होता है, उस तरीके को ध्यान में रख करके उसके क्रिया विशेषण के जो ये भेद हैं दोस्तों। ये पहला है स्थानवाचक। दोस्तों, पहला क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यही 4 इसके भेद होते हैं। आइए हम इसको समझ जाएं कि स्थानवाचक क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो दोस्तों, जहां भी जिस किसी वाक्य में क्रिया के होने का स्थान पता लगे, क्रिया के होने का स्थान पता लगता है, प्लेस पता लगता है कि किस जगह क्रिया हो रही है, तो वो स्थान जहाँ पे पता लगता है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान देना दोस्तों, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना।
यहाँ मत खेलो, यहाँ मत खेलो में हम अगर बोल दिए मत खेलो और अगर यहाँ को हटा दिए तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, नकारात्मक, मत खेलो। लेकिन यहाँ मत खेलो क्या जाहिर करता है? यहाँ मत खेलो ये जाहिर कर रहा है कि इस स्थान पे मत खेलो, इस स्थान पे मत खेलो, किसी दूसरी जगह जाकर खेलो। ये हो गया यहाँ मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके अतिरिक्त बहुत सारे शब्द होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, वो ध्यान देना। किसी भी वाक्य में अगर ये प्रस्तुत प्रयोग में होते हैं, जैसे ऊपर हो गया, नीचे हो गया, बाहर हो गया, भीतर हो गया, कहाँ हो गया, जहाँ हो गया, सामने हो गया, आगे पीछे, ये जो है पूरे 9 शब्द मैंने यहाँ पे दिए हैं। ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, आगे, पीछे। तो ये जो शब्द हैं वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी लिख सकते हैं इसको आराम से। तो वहाँ शब्द जो है ये भी एक हो गया। तो ये पूरे 10 शब्द हो गए, 10 शब्द हो गए जिससे स्थान का पता लगता है, क्रिया के स्थान का पता लगता है। ये दोस्तों ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जाने जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आपको अभी स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। दूसरा लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है दोस्तों? कालवाचक, काल मतलब समय, सभी को पता है काल मतलब समय होता है। तो जिसमें क्रिया के होने का समय पता लगता है, जिसमें क्रिया के होने का समय पता लगता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई भी वाक्य में अगर हम कुछ पता लगे कि हाँ इसमें समय का बोध हो रहा है, तो आप उसे कालवाचक क्रिया विशेषण बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो दोस्तों। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि पहले तुम आओ, पहले तुम आओ, पहले तुम जाओ। तुम आओ अगर बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, पहले तुम आओ, पहले मतलब समय बता रहा है कि पहले तुम आ जाओ और बाद में तुम आओ, बाद में तुम आओ, बाद में वो आएगा। तो पहले जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है, तो पहले इसलिए ये समय का बोध बता रहा है, समय का बोध कर रहा है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए। इसमें समय में क्या क्या शब्द, अन्य शब्द क्या क्या आते हैं ध्यान देना। सोमवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन आप ले लो। सोमवार से अंत में क्या हो गया? अंत में, सदैव, प्रतिदिन, कल, कल आ गया, आज, कब, अब, दिन भर, जब, हमेशा। इतने सारे शब्द हैं और भी 1-2 शब्द हो सकते हैं। सोमवार से अंत में, सदैव, प्रतिदिन, कल, आज, कब, अब, दिन भर, जब और हमेशा। तो ये हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। समय, जिस वाक्य में समय का पता लगे, जिस शब्द से, वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोस्तों? हाँ, जाहिर सी बात है कि आप सभी को यह स्पष्ट हो गया होगा। अब जो है दोस्तों तीसरा जो प्रमुख इसमें क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब होता है मैनर, रीति मतलब मैनर। इंग्लिश में रीति को क्या बोलते हैं दोस्तों? मैनर। तो जिस क्रिया से कार्य के होने का मैनर, तौर तरीका, ढंग, तौर तरीका या ढंग का पता लगता है, क्रिया के होने का तौर तरीका या ढंग का पता लगता है, उसे हम जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया के करने की, होने की रीति, तरीका, मैनर, ढंग पता लगे, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे राम ध्यान पूर्वक पढ़ता है। राम कैसे पढ़ता है दोस्तों? ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है या सोते हुए पढ़ रहा है या नींद में पढ़ रहा है? आपको पता लगता है उसका तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका। वहाँ पे तरीका ये बता रहा है राम ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। तो ध्यान पूर्वक शब्द जो है यहाँ पे रीतिवाचक का बोध करा रहा है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, सेनाएं धीरे धीरे चल रही हैं। सेनाएं कैसे चल रही हैं? परेड में आप ध्यान दो, परेड में सेनाओं की जो परेड होती है बहुत ही आकर्षक होती है, बहुत ही मनमोहक होती है दोस्तों। आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड, या वैसे भी आपने सामने जाके देखा होगा। सेनाएं धीरे धीरे चलती हैं, तो धीरे धीरे एक तौर तरीका हो गया, रीति हो गई, धीरे धीरे चलती। तो ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा दोस्तों। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य शब्द कौन से हैं? अन्य शब्द है तेज। क्या हो गया? तेज।
जल्दी, वह तेज चलता है, वह जल्दी जल्दी चलता है, वह फौरन यहाँ से चला गया। प्रायः वह दोपहर में सो जाता है। चुपचाप रहो, सचमुच में आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। तो ये शब्द जो है सब आपको रीति का बोध करा रहे हैं। ध्यान देना, रीति का बोध करा रहे हैं। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा और जो अंतिम क्रिया विशेषण है दोस्तों, वो परिमाणवाचक है। परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी। परिमाण मतलब होता है क्रिया की मात्रा बताता है, परिमाण बताता है। नाप तौल जिसको बोलते हैं, नाप तौल, माप, मेजरमेंट इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। तो जैसे हमने बोल दिया गौतम कम बोलता है। गौतम क्या बोलता है? कम बोलता है। कितना बोलता है? कम। कम बोलता है। गौतम ज्यादा बोलता है, वह बहुत बोलता है। तो ये शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताते हैं कम बोलने का। और एक दूसरा उदाहरण देखो, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। उतना ही खाओ जितना डॉक्टर ने बताया है। उतना ही खाओ जितना डॉक्टर ने बताया है। तो दोस्तों उतना और जितना ये परिमाणवाचक हुआ कि नहीं? जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। परिमाणवाचक है जितना, उतना, कम, बहुत, ज़्यादा। ये देखो कुछ और परिमाणवाचक शब्द के हम यहाँ पे शब्द लिखे हैं, आप ध्यान देना। जैसा है अधिक, क्या हो गया? अधिक परिमाणवाचक में ज़्यादा, थोड़ा, पर्याप्त और खूब, तनिक। तनिक मतलब थोड़ा सा। तो ये कुछ अन्य शब्द भी हैं। तो हमने एक क्रिया विशेषण के 4 भेदों पर चर्चा की और क्रिया विशेषण के उदाहरण भी आपको बताए, और कुछ अन्य शब्द हर भेद में, हर प्रकार में अन्य शब्द क्या क्या हो सकते वो सब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चित्रित कर दिया, लिख दिया दोस्तों। फिर रीतिवाचक में भी ये चारों भेदों में हमने अन्य शब्द क्या क्या प्रयोग में आ सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों अव्यय के अंतर्गत एक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। और दूसरा एक अव्यय हो गया दोस्तों संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक में पहले वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उनका किस वाक्य में ही प्रयुक्त किसी अन्य शब्दों से जो संबंध बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध रहता है दोस्तों वाक्य में, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, ध्यान देना। लेकिन ख्याल रहे कि जो संज्ञा और सर्वनाम है वो वाक्य में पहले प्रयुक्त होंगे। क्या होंगे? वाक्य में पहले प्रयुक्त होंगे, उसके बाद संबंध के बाद दूसरा शब्द उसमें आएगा। तो ध्यान देना, उदाहरण देख रहा हूं आपको। तुम घर के सामने आ जाओ। तुम घर के सामने आ जाओ। तो क्या है? घर के सामने। तुम क्या शब्द है? तुम संज्ञा है, तुम विशेषण सर्वनाम है दोस्तों। तुम क्या है? सर्वनाम। तो ये तुम सर्वनाम है। हमने आपको क्या बताया परिभाषा में कि जो संबंध बोधक के पहले संज्ञा सर्वनाम आता है। तो देखो संबंध बोधक क्या है? घर के सामने, सामने के सामने। संबंध बोधक शब्द है इसमें के सामने। क्या हो गया? के सामने। देखो तुम भी यहाँ पे सर्वनाम है, घर संज्ञा है, तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ गए यहाँ पे संयोग से। तो तुम घर के सामने आ जाओ के सामने जो संबंध बोधक शब्द है वो आगे बाद में आया और उसके पहले संज्ञा और सर्वनाम आया। तो जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई थी उसी तरीके से ये जो है उदाहरण में प्रस्तुत हो गया। अब दोस्तों इसके जो कुछ अन्य शब्द हैं वो भी देख लो। के आगे, के पीछे, के लिए, के कारण, के साथ और के अनुसार, के विपरीत। इसको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप ध्यान से इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से अगर नोट कर लिए और इसके अर्थ को अच्छे से समझ लिए, परिभाषा के अर्थ को, परिभाषा का अर्थ क्या होता है, परिभाषा इसे रटना नहीं है, परिभाषा के अर्थ को समझ लिए कि पहले प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बतलाने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय हो गया और अब क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो दोस्तों समुच्चय मतलब होता है समुच्चय
का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्द, वाक्यांश और वाक्य को जोड़ने वाला। चाहे शब्द जोड़े दो या दो से अधिक, चाहे वाक्यांश को, वाक्यांश मीन्स द वाक्य के अंश को चाहे जोड़े, या वाक्यों को जोड़े जो एकदम स्वतंत्र वाक्य हैं उनको अगर जोड़ें वो, या पार्टली जो अंशतः जो वाक्य होते हैं उसको जोड़े, या शब्दों को जोड़े। ऐसे जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे दोस्तों? हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। आइए इसको उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। उदाहरण है श्रीधर और जलज। श्रीधर और जलज अच्छे मित्र हैं, तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय क्या है दोस्तों? दो शब्दों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है यहाँ पे, आप बताइए। हाँ, एकदम बिल्कुल सही बोला दोस्तों, ये है और। ये क्या है? और। ये और शब्द है, तो और शब्द से श्रीधर और जलज दोनों जुड़ रहे हैं, तो श्रीधर और जलज अच्छे मित्र हैं। तो और इसकी परिभाषा यही बता रही है, दो या दो से अधिक शब्द, वाक्यांश, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों समुच्चय बोधक। एक है समानाधिकरण और एक है व्यधिकरण। हालांकि एग्जाम में, परीक्षा में इतने विस्तृत रूप में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको समझने के लिए एकदम अच्छे से मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। समानाधिकरण में समान शब्द, समान वाक्य, समान शब्द या समान वाक्यांश या समान वाक्य अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं, जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, माँ यहाँ रहेगी परंतु तुम्हें जाना होगा। माँ यहाँ, परिवार में कोई चर्चा हो रही तो बोल रहे भाई, कोई दूसरा पक्ष बोल रहा है कि नहीं माँ को भी साथ में जाना है, तो कोई बोल रहा है कि नहीं माँ तो यहाँ पे रहेगी, खाली तुम जा सकते हो, यहाँ पे माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो माँ यहाँ रहेगी परंतु तुम्हें जाना होगा। ये देखो, दो समान वाक्यांश हो गया, दो समान वाक्यांश हो गया। तो ये माँ यहाँ रहेगी परंतु तुम्हें जाना होगा। इस तरीके समानाधिकरण, अगर समान वाक्यांश हो उसको जोड़ने वाले शब्द को हम समानाधिकरण बोलते हैं। इसके जो अनेक अलग से अन्य शब्द हैं वो है किंतु। क्या है दोस्तों? किंतु, परंतु, अथवा, किंतु परंतु अथवा, एवं, और, या। और या, और का मतलब या आएगा। और एक और शब्द हो सकता है दोस्तों, व मतलब भी होता और, वह का अर्थ भी होता है और। इस तरीके से ये समानाधिकरण हो गया दोस्तों। दूसरा भेद है व्यधिकरण। व्यधिकरण क्या होता है? प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। हर वाक्य में प्रधान वाक्य होता है और आश्रित वाक्य होता है। तो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में, जैसे मैं मुंबई नहीं जा सका, जैसे मैं मुंबई नहीं जा सका, ये तो प्रधान वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? मैं मुंबई नहीं जा सका, प्रधान वाक्य। क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मैं मुंबई नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसमें जो है प्रधान वाक्य क्या है? मैं मुंबई नहीं जा सका, और क्योंकि से मुझे छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली, ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया, ये क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली, ये हो गया आपको आश्रित वाक्य। इस तरीके से आश्रित उपवाक्य हो गया। अब दोस्तों इसके कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे ताकि, इसलिए, फिर भी, तथापि, अर्थात। ताकि, इसलिए, फिर भी, तथापि और अर्थात। तो इतने सारे शब्द हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत प्रयोग में आते हैं। इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों, लिख भी लेना, नोट कर लेना। किंतु, परंतु, अथवा, एवं, और, या, व, ताकि, इसलिए, फिर भी, तथापि, अर्थात। ये आपके तीन भेद हो गए अव्यय के। चौथा और अंतिम भेद जो है, ध्यान देना, चौथा और अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द में ही, विस्मयादि बोधक अव्यय के विस्मय शब्द में ही आपको पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। विस्मय का मतलब अर्थ होता है आश्चर्य, सरप्राइज, वंडरफुल। तो सरप्राइज जो हो गया, अगर सरप्राइजिंग कोई वर्ड होता है हिंदी में तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जिसे ध्यान देना, जैसे इसमें कौन कौन से भाव प्रस्तुत होते हैं
भाव की कहानी है। विस्मयाद बोधक जो है भाव की परिभाषा समझ सकते हो। जैसे हर्ष, किसी भी कार्य में आपको हर्ष भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है, उल्लास भी हो सकता है, खुशियाँ हो सकती हैं। तिरस्कार, कभी कोई गलत काम करता है तो उसमें तिरस्कार भी हो सकता है, और कोई बहुत घृणित काम करता है तो उसको धिक्कार बोलते हैं, धिक्कार है तुम्हें, ऐसा। तो इसलिए अब आइए देखिए कैसे हम प्रयोग में इसको करते हैं। आश्चर्य में हैं वो कक्षा में प्रथम आ गया, हैं वो क्लास में प्रथम आ गया, हैं मतलब आश्चर्य हो रहा है। पहले बोलते हैं ना लोग, हैं वो क्लास में प्रथम आ गया। इस तरीके से हैं शब्द जो है आश्चर्य प्रकट कर रहा है। ओहो देखो विजय ने तो दौड़ में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, तो ये हो गया आश्चर्य। हर्ष, वाह वाह, अगर कोई दौड़ में, कबड्डी में, क्रिकेट में अगर विजय प्राप्त करता है उसको बोलते हैं, या रन बनाते हैं, सिक्सर मारता है तो उसको बोलते हैं वाह शाबाश, तो ये हर्ष हो गया। ये सब विस्मयाद बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। शोक में देखो हाय और अरे, अगर कोई दुखदायक घटना हो जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर हम बोलते हाय, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो इस तरीके से शोक में हाय और अरे हो गया। उल्लास में बहुत अच्छे, अगर कोई बहुत ही बढ़िया काम करता है तो उसको बोलते, खुशियों से भर जाते हैं लोग और बोलते हैं वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया। कोई घृणित काम किया अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, छी छी, ऐसा तुम्हें काम नहीं करना था, छी छी, ऐसा तुम्हें काम नहीं करना था। ये घृणित शब्द के अंतर्गत आएगा। संबोधन में हे राम, हे श्याम, हे मोहन, ऐसा संबोधन में हे करके, हे वो अरे करके बुलाते हैं, तो हे और अरे शब्द जो है ये संबोधन में आ गया। तिरस्कार में जब कोई गलत काम, बहुत ही गलत काम करता है, जो बहुत ही असहनीय हो, तो उसको बोलते हैं धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें, ये बहुत ही गलत काम आपने किया है, ये लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, गलत है, ये धिक्कार है। इस तरीके के तिरस्कार के शब्द ये विस्मयाद बोधक अव्यय में इतने सारे शब्द आएंगे। पूरा इसमें हमको लगता है एक भी शब्द हमने छोड़ा नहीं है, जो और भी कोई शब्द इसमें गुंजाइश हो सकती है। तो इसे अच्छे से आप ध्यान में रख लो, अच्छे से इसे नोट कर लो दोस्तों। और एक बार फिर से हम अव्यय की एकदम क्विक रिवीजन कर देते हैं, बहुत तुरंत 2 मिनट के अंतर्गत कोशिश करेंगे। अव्यय जो है, अव्यय का अर्थ ही होता है जो खर्च ना हो, जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो, चाहे वो कहीं भी प्रयोग में आए, उसके अव्यय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अतिरिक्त किसी भी वाक्य में ये प्रयुक्त होंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय के 4 भेद होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण में दोस्तों स्थानवाचक स्थान का पता करता है, कालवाचक क्रिया का समय का पता करता है, और रीतिवाचक क्रिया होने के रीति, मैनर, तौर तरीके का पता करता है, और परिमाणवाचक में क्वांटिटी या मेजरमेंट का पता करता है दोस्तों। संबंध बोधक में बहुत खास बात है, इसमें पहले जो संज्ञा सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसके बाद वाले जो वाक्यांश है उससे संबंध प्रकट करने वाले को संबंध बोधक कहेंगे, जिसमें के आगे, के पीछे, के लिए, के कारण, के साथ, के अनुसार होता है। समुच्चय बोधक अव्यय में 2 या 2 से अधिक जो वाक्यांश हैं, वाक्य हैं, वाक्यों को जोड़ने वाले को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये बहुत ही क्लियर है। और है, और इसमें दो भेद हो जाते हैं दोस्तों, समान अधिकरण, समान शब्द और वाक्यांश प्रस्तुत होंगे। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, किंतु, परंतु, अथवा, एवं, और, या, व आएगा। तो दोस्तों आगे व्याकरण में भी कुछ अंश है इसके, मैं मुंबई न आश्रित और प्रधान उपवाक्य की कहानी होती है, प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की कहानी होती है। तो जो डिपेंडेंट वाक्य है उसका जो है संबंध पहले जो प्रधान वाक्य होता है उससे कराया जाता है, ये प्रधान वाक्य हो गए दोस्तों। और आश्रित वाक्य, इसको व्यधिकरण बोलते हैं, ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। विस्मयाद बोधक अभी आपको मैंने बताया, हर्ष, शोक, आश्चर्य, उल्लास, लज्जा, भय, तिरस्कार, धिक्कार आदि शब्दों को प्रकट करने वाले शब्दों को हमने यहाँ विस्तार में नीचे भी लिख दिया दोस्तों।
प्रकट करने वाले शब्दों को हम विस्मयादिबोधक कहेंगे। दोस्तों ध्यान देना, इस वीडियो को के साथ में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप इसको अपने दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करोगे तो आप पहले वाले व्याकरण के अंश को और बाद वाले जो मैं पढ़ाने वाला हूँ व्याकरण का अंश, उससे आप वाकिफ होगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर लिखना ये कि आपको क्या समझ में नहीं आया, वो हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे अगले जो वीडियो की प्रस्तुति होगी। तो भूलना नहीं कमेंट करना, और इस वीडियो में फिर से हमारे साथ धैर्यपूर्वक इसको सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों।